हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट जयपुर। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रपति के बारे में। भारतीय जो राष्ट्रपति का जो पद होता है वो होता है भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को जो है वो राष्ट्रपति कहा जाता है। राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाता है, सबसे पहले उसके अनुच्छेदों की बात करेंगे हम कि राष्ट्रपति से संबंधित कितने अनुच्छेद हैं और कौन कौन से हैं, और उन अनुच्छेदों में उनको जो है क्या क्या जो है शक्तियां दी गई है। उसके बाद बात करेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है। आप सभी को पता है कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, लेकिन जो उनकी जो पद्धति है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, उसको समझाएंगे, क्योंकि आप में से कुछ लोगों को या पता नहीं होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में एक व्यक्ति का जो है वो मत अलग अलग प्रकार से कुछ कंडीशनों में डिवाइड हो जाता है, अलग अलग कंडीशनों में डिवाइड होता है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किस प्रकार होता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को जो है हम राष्ट्रपति कहते हैं। अब राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद देख लेते हैं। सबसे पहला, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अनुच्छेद से पूछे जाते हैं। और प्लीज आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। देखिए, अनुच्छेदों की बात करें तो आप 52 से स्टार्ट हो जाइएगा। यदि आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स में आपको बताने वाला हूं राष्ट्रपति से जी के जो अनुच्छेद हैं उनसे संबंधित। देखो, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 और भी जो अनुच्छेद हैं उनकी भी हम बात करने वाले हैं, जिनमें आते हैं 72। आपको पता होगा 72 जो क्षमादान का जो अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति जी को। उसके बाद में 352, 356 और 360, इन अनुच्छेदों की हम बात करने वाले हैं। देखो, 52 से आपको स्टार्ट हो जाना है 60 तक। अब इनमें मैं आपको बताऊंगा कि 52 जो अनुच्छेद है उसमें जो किस चीज का जो है वो शक्ति प्राप्त है। तो राष्ट्रपति जी के जो पद की व्यवस्था की गई है, आपको पता होगा राष्ट्रपति जी के पद की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 52 में। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो भारत की गवर्नमेंट है, सरकार है, उसमें राष्ट्रपति का एक पद होगा। भारतीय संघ में जो है राष्ट्रपति का पद होगा, वो बताया गया है अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 में बताया गया है कार्यपालिका का प्रधान। कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में बात की गई कि कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद जो 54 में है वो बात की गई है निर्वाचन की। किसकी बात की गई है? निर्वाचन। इनके आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर आप ऐसे लगा सकते हो। इसमें बात की गई है निर्वाचन की। अनुच्छेद 55 की बात करें तो अनुच्छेद 55 में बात की गई है, आप मान सकते हो कोटा रीति, जो राष्ट्रपति को है कोटा प्राप्त है, वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 55 में है कि राष्ट्रपति को ये रीतियां प्राप्त है, ये कोटे प्राप्त हैं। उसके बाद अनुच्छेद 56 की बात करते हैं। देखो, अनुच्छेद जो 56 है वो कहता है कार्यकाल। क्या कहता है? कार्यकाल को बताता है कि राष्ट्रपति जी जो महोदय हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा। तो उनका कार्यकाल जो है भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 56 के अकॉर्डिंग 5 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का है। ये तो आप सभी को पता होगा कि जो राष्ट्रपति जी का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है। अनुच्छेद 57 की बात करें, देखो अनुच्छेद 57 में क्या किया गया है कि यदि दोबारा नियुक्ति होती है, दोबारा नियुक्ति, इसमें यदि आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे ये दोबारा नियुक्ति हो गई, कोटा कौन कौन सा जो प्राप्त है ये तो आपको पता चल गया भाई, पद होना चाहिए कार्यपालिका का प्रधान, निर्वाचन, कोटा या रीति, ये आपको समझ में नहीं आया ये मान लीजिए, या कार्यकाल आपको पता चल गया भाई इतने वर्ष का कार्यकाल, या दोबारा नियुक्ति, ये यदि समझ में नहीं आए तो मैं आपको बता दूंगा। और यदि आपको कोई भी समझ में नहीं आता है इनमें से अनुच्छेद तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अनुच्छेद 58। देखो, अनुच्छेद 58 में क्या प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 58 कहता है कि राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। जो आप समझते हो योग्यताएं, कि इनकी उम्र इतनी होनी चाहिए, ये भारत के नागरिक होने चाहिए, इनकी जो उम्र है 35 वर्ष
होनी चाहिए या इससे अधिक आयु होनी चाहिए, 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो 58 की बात करें तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 58। 58 में किसकी बात की गई? योग्यता की। योग्यता की बात की गई कि राष्ट्रपति में जो है कौन कौन सी जो योग्यताएं हैं वो प्राप्त होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं 59। 59 में जो बात की गई वो दशाएं एवं शर्तें। अब दशाएं और शर्तें, किस प्रकार की जो दशाओं में राष्ट्रपति को कौन से अधिकार प्राप्त हैं, किन शर्तों पे जो राष्ट्रपति का पद होता है, ये सभी चीजें किसमें की गई? ये चीजें सभी अनुच्छेद 59 में की गई। इसके बाद 60 वाला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में बात करें तो शपथ की है, पद और गोपनीयता की जो शपथ है उसकी बात की गई। अनुच्छेद 60 में किसकी बात की गई? पद और गोपनीयता की जो शपथ की बात है वो की गई। अब अनुच्छेद 61 आता है। अनुच्छेद 61 की बात करें तो अनुच्छेद 61 में आता है महाभियोग। किसकी बात की गई है? महाभियोग की, कि जो राष्ट्रपति जो है संविधान का जो उल्लंघन करता है तो उसे किस प्रकार से उसके पद से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ये अनुच्छेद भी आपको डिटेल से पढ़ने को मिलेंगे। ये जो सभी चीजें अपन डिटेल से पढ़ेंगे, उनका निर्वाचन और जो ये अनुच्छेद हैं, पद हैं उनका, और निर्वाचन किस प्रकार होता है, कार्यकाल किस प्रकार की है, उनकी दोबारा नियुक्ति किस प्रकार हो सकती है। यदि मान लिया जाए कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल चल रहा है उसी के अंतराल राष्ट्रपति जी महोदय का देहांत हो जाता है या किसी कारण से उन्होंने पद त्याग कर दिया, तो उस दशा में जो है राष्ट्रपति के पद पर कौन आसीन होगा, या मान लीजिए राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति हैं दोनों के पद खाली हो जाते हैं, उस समय जो है कौन जो है राष्ट्रपति के पद को संभालेगा। ये जो सभी चीजें हैं हम आगे पढ़ने वाले हैं। 61 में बात की गई है महाभियोग की, आपने पढ़ा होगा महाभियोग। तो 61 में बात की गई महाभियोग की। आगे बात करते हैं 72 में। 72 में आपको पता होगा क्षमादान का अधिकार जो है राष्ट्रपति जी को प्रदान है कि यदि कोई व्यक्ति है जिसे सजा सुना दी जाती है। अब ब्रिटेन में तो एक ऐसा भी है कि यदि सजा नहीं सुनाई गई है उससे पहले भी क्षमादान दे सकता है राष्ट्रपति, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में है कि जो राष्ट्रपति है वो सजा होने के बाद उसे समाधान देने का अधिकार जो प्राप्त है अनुच्छेद 72 के अकॉर्डिंग। उसके बाद 352, 356 और 360 ये संकटकालीन जो स्थितियां हैं उनके अनुच्छेद हैं जो आपको पता है। और मैं जो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनके बारे में इनकी चर्चा जरूर करेंगे। संकटकालीन जो स्थितियां हैं इनकी जो चर्चा जरूर करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और पहले योग्यता की बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस प्रकार होता है। योग्यताओं की बात करते हैं तो सबसे पहले यदि आप राष्ट्रपति पढ़ रहे हो, प्रधानमंत्री पढ़ रहे हो, मंत्रिमंडल पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो आप, तो सबसे पहले योग्यताओं में तो एक बात आपको याद रख लेनी है, क्या कि वह भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे राज्यपाल, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों का जो कंबाइंड है वो किस प्रकार है, क्योंकि इनको जो समझने में, इसके बाद यदि राज्यपाल पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बाद तो ज्यादा से ज्यादा आपको समझने में आएगा, क्योंकि राज्य की जो एक राज्य में राज्यपाल की वही स्थिति है जो एक देश में राष्ट्रपति की होती है। तो चलिए पहले योग्यताएं देखते हैं राष्ट्रपति जी की। भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी चीज है आयु। उम्र कितनी होनी चाहिए? उम्र होनी चाहिए कम से कम 35 वर्ष। 35 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए, 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, इसलिए कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद तीसरी है कि वह लोकसभा, याद रखना, लोकसभा में या लोकसभा सदस्य होने की योग्यता रखता हो। वह व्यक्ति जो लोकसभा सदस्य होने की योग्यता रखता हो वह ही जो राष्ट्रपति के पद के लिए योग्य होगा। चौथी चीज आप देख लीजिए, चौथी चीज में आता है कि वह किसी सरकारी, याद रखना, किसी सरकारी पद पर नहीं हो। किसी भी जो सरकारी पद है उस पर नहीं हो। पांचवी चीज वह दिवालिया न घोषित किया गया हो। दिवालिया का अर्थ समझते होंगे आप, या नहीं समझते तो आप लिख लेना, जो कर्ज में डूब जाता है जिसे बैंक द्वारा
याद रखना ये चीज, ये दिवालिया ये सब में आते हैं, ये दिवालिया हो न हो, पागल न हो। हाँ, तो ये दिवालिया होता है कि जो व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है तो उसे हम कहते हैं दिवालिया, जो बैंक उसका दिवाला निकाल देता है। याद रखिएगा। तो ये थी जो राष्ट्रपति की नॉर्मल सी योग्यताएं। भाई इस कैटेगरी में जो व्यक्ति आते हैं वो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है। इसके बाद बढ़ते हैं निर्वाचन की तरफ। समझ लो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका चलता है निर्वाचन का, क्योंकि निर्वाचन से संबंधित आपको कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला अनुच्छेद पूछ लिया जाएगा, तो अनुच्छेद आपको पता ही है, अनुच्छेद है 54वां। 54वें अनुच्छेद में प्रावधान है कि राष्ट्रपति जी का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष पद्धति द्वारा होगा। एक तो प्रत्यक्ष होता है, एक होता है अप्रत्यक्ष। उसे भी मैं क्लियर कर दूंगा आपको, यदि पता ना हो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तो उसको भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बिल्कुल। देखो, जो राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है वो होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन में मैं बात करूं तो एक पद्धति होती है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन में पद्धति होती है, उसे क्या कहते हैं? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। कौन सी पद्धति? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। मेन सवाल यही रहता है, किसी को भी समझ में नहीं आता, कई भाइयों को, कि राष्ट्रपति का चुनाव होता किस प्रकार से है। ये जो पद्धति है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ये क्या है, कौन सी पद्धति है? इस पद्धति में क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, तो मैं आपको बता दूं। देखो, राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है इसके अकॉर्डिंग, इसके कुछ सूत्र हैं कोटा निकालने की, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्योंकि जब यदि देखो, सबसे पहले तो जो कोई कैंडिडेट होता है, वो कौन कौन से कैंडिडेट इसमें भाग ले सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, तो आप लिख सकते हो, लिख भी सकते हो। दोनों सदनों के सदस्य। अब दोनों सदन कौन से हैं अपने? लोकसभा और राज्यसभा, प्लस जो संघ हैं उनके सदस्य। किनके सदस्य? जो संघीय जो विधान है उनके सदस्य। तीसरा आता है राज्य विधानसभाओं के सदस्य। राज्य विधानसभाओं के सदस्य, याद रखना। इसमें क्या आता है कि दोनों सदनों के आपके सदस्य हों निर्वाचित, और राज्य विधानसभाओं के सदस्य जो संसदीय है वो। अब इसमें एक बात की गई, अब आप सोच रहे होंगे कि जो दोनों सदनों के जो सदस्य हैं उनके मत एक समान होंगे, संघीय जो विधान के जो सदस्य हैं उनके जो मत समान होंगे, या जो राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य हैं उनके मत समान होंगे। तो ये आपकी जो गलत है बात, क्योंकि 76वें संविधान संशोधन 1992 के अकॉर्डिंग, यदि मान लीजिए, और उससे पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, 1969 में ये हुआ था, 1969 में एक चुनाव हुआ था आपका राष्ट्रपति का चुनाव। तो राष्ट्रपति का इस समय जो चुनाव हुआ था उसमें क्या हुआ कि यदि बेसिक जो होता है वो ये मान लिया जाता है कि उसको जो पहली गणना में जो मत मिलेंगे वो राष्ट्रपति होगा। लेकिन जो 1969 में जो चुनाव हुए उनमें क्या हुआ कि पहली गणना में जो मत हैं वो किसी के जो बराबर से, उसमें जो है जो बहुमत जो है वो प्राप्त नहीं हुआ, न्यूनतम जो कोटा होता है वो प्राप्त नहीं हुआ। तो उसके बाद जो सेकंड लिस्ट है, जो सेकंड वोटर लिस्ट है, उससे उसको कंपेयर किया गया और उसकी गणना की गई। उसके बाद जो है राष्ट्रपति जो का निर्वाचन हुआ। तो इसमें क्या होता है कि पहले सिंपली देख लिया जाता है, पहली गणना में यदि मान लीजिए कि पूरे जो वोट हैं वो प्राप्त हो जाते हैं, न्यूनतम कोटा के जो वोट हैं वो प्राप्त हो जाते हैं, तो राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। यदि नहीं होते तो उसके बाद जो है दूसरी जो मतगणना की जाती है। और ये जो है बेस्ट उदाहरण है आपका 1969 का राष्ट्रपति का, जिसमें श्री गिरी और श्री रेड्डी जी चुनाव लड़े थे उस समय की ये बात है। अब इसमें मैं आपको बता रहा था कि दोनों सदनों के सदस्य संघीय विधान के सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य। मान लिए जाए कि संघीय विधान के जो सदस्य हैं वो एक सदस्य कितनी जनता का प्रतिनिधित्व करता है? मान लीजिए 10 लाख जनता का एक सदस्य।
10 लाख जनता का जो प्रतिनिधित्व करता है। उसी प्रकार राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य हैं, तो एक सदस्य कम से कम 1 लाख 2 लाख जो है प्रतिनिधियों का जो है जो प्रतिनिधित्व करता है 2 लाख व्यक्तियों का। और एक जो संघीय विधानसभा के जो हैं या सदनों के जो सदस्य हैं, मान लीजिए 10 लाख का, तो ये जो होता है वो जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो आपको वोट प्राप्त होंगे। इसमें वोट का महत्व किसके अकॉर्डिंग होगा? जनगणना के अनुसार कि एक जो एमएलए है, एमपी है, या आप मान लीजिए कि जो संसद के सदस्य हैं, तो एक जो व्यक्ति है उसको वो कितने व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे मान लीजिए कि एक जो व्यक्ति है वो तो 10 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और एक जो है 2 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो 10 का है तो उसका इंपोर्टेंस जो है वो ज्यादा होगा वोट का, और जो एक जो व्यक्ति है जिसका जो 2 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है तो उसका वोट का जो इंपोर्टेंस है वो कम होगा। तो इसमें जो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन में है ये इस प्रकार से होती है, और ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति है। कुछ जो चुनावी जो लिस्ट है वो भी मैं आपके इसमें स्क्रीन पर आप साइड में देख रहे होंगे, तो आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति है। आपका एक सवाल होगा कि यदि मान लीजिए विधानसभाएं भंग हो जाती है तो क्या राष्ट्रपति जी के चुनाव जो है वो नहीं होंगे? तो ये आपकी गलत धारणा है। यदि विधानसभाएं भंग हो जाती है तो राष्ट्रपति के चुनाव में कोई बाधा नहीं होगी। राष्ट्रपति जी का जो चुनाव है वो बिल्कुल कंफर्म होगा। यदि टाइम हो गया 5 वर्ष, तो मान लीजिए कि विधानसभा जो है वो भंग हो गई। क्या हो गई? भंग हो गई। तो क्या राष्ट्रपति जी के चुनाव नहीं होंगे? होंगे, चुनाव होंगे, क्योंकि ये केस जो है एक बार घट चुका है। ये बात है 1974 की, सॉरी 1974 की। 1974 में क्या हुआ कि राष्ट्रपति जी के चुनाव होने थे। उसी समय गुजरात की जो विधानसभा है वो भंग हो गई थी। लेकिन अनुच्छेद 143 के अकॉर्डिंग, याद रखना, आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि विधानसभाएं जो है वो भंग हो जाती है, फिर भी जो कार्यकाल के भीतर जो राष्ट्रपति जी का है वो चुनाव होना जरूरी है, और चुनाव में जो है कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं होगी। तो आपको ये याद रखना है, यदि विधानसभा भंग हो जाती है तो भी राष्ट्रपति जी का चुनाव होगा। इसके बाद देखते हैं, अब भत्ते और वेतन की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 59 के अकॉर्डिंग भत्ते और वेतन। तो राष्ट्रपति जी के भत्ते जो हैं वो राष्ट्रपति जी को समय समय पर मिलते रहते हैं। वेतन की बात करें तो वेतन जो होता है राष्ट्रपति जी का जो वेतन होता है वो कितने लाख तक होता है? प्रति माह है 5 लाख रुपए। उसी के आधार पर फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री कार, फ्री घर, और एक चीज और याद रखना, फरवरी 2000 से जब तक राष्ट्रपति जो एक बार बन जाता है, जैसे एक प्रावधान और है, वो कार्यकाल में मैं आपको बताऊंगा कि भारत में राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है। ये समझिए आप तो कि राष्ट्रपति को भत्ते और वेतन में क्या है, 5 लाख रुपए मिलते हैं, और समय समय पर भत्ते जो हैं वो मिलते रहते हैं। 5 लाख रुपए मिलते हैं, उनकी सैलरी होती है प्रति माह की। कार फ्री, बिजली फ्री, घर फ्री, सब कुछ जो है वो फ्री होता है। उसके बाद फरवरी 2000 से लागू कर दिया गया कि जब तक राष्ट्रपति यदि बनने के बाद वो जीता है उसको पेंशन दी जाएगी। क्या दी जाएगी? पेंशन। पेंशन देख लो, नेताओं के ये अच्छी मौज है कि उनको जो है पेंशन दी जाएगी। फरवरी 2000 से रूल्स। और अभी जो अग्निवीर बनाया गया है उसके बारे में भी मैं चर्चा करूं तो अग्निवीर में क्या है कि पेंशन हटा दी गई। जो भारतीय जो फौज के सिपाही हैं, इंडियन आर्मी में जाते हैं जो भाई, उनके लिए क्या है कि प्रावधान हटा दिया गया कि जो पेंशन उनको नहीं मिलेगी, और नौकरी कर दी गई 4 साल की। तो चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। उसके बाद फरवरी 2000 से याद रखना पेंशन उनको दे दी गई कि जब तक वो जिएंगे तब तक उनको पेंशन मिलेगी। इसके बाद मैं बता रहा था कि जो कार्यकाल और जो राष्ट्रपति जो है भारत में कितनी बार बन सकता है, ज्यादा से ज्यादा। तो कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का। और राष्ट्रपति जी की बात करें कि भारत में जो है कितनी बार बन सकता है, तो 2 बार। एक व्यक्ति जो है 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता भारत में। 2 बार से जो ज्यादा है वो प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति बना जाए। प्रत्यक्ष जो निर्वाचन पद्धति ही रख दिया गया कि राष्ट्रपति जी का प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति में एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति जी का चुनाव होगा। इसके बाद आप अपन बात करते हैं शक्तियों की। कौन कौन सी जो शक्तियां हैं वो प्राप्त होगी, तो शक्तियों की बात करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें नए हो तो, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें राष्ट्रपति जी की शक्तियां जो आपको मैंने अनुच्छेद बताए थे
उन सारे अनुच्छेदों को 352, 56 और 60 इनको बिल्कुल क्लियर करेंगे और ये और करेंगे कि 352 कितनी बार लग चुका है, 356 कितनी बार लग चुका है। ये सारी हम उस वीडियो में बात करने वाले हैं और थोड़ा बहुत जो आपका राज्यपाल है उसके बारे में भी जो विस्तार से चर्चा करने वाले हैं।